यस यस यस, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। और मैं सुमित शर्मा आप सबका स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल है बैच जीत बैच में। बायोलॉजी में आज हम करेंगे बॉटनी का एक चैप्टर जिसका नाम है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। बोलिए बीच बीच में से चैप्टर क्यों उठा रहे हो? हम वो चैप्टर पहले करेंगे जिसमें लो एफर्ट लग रहा है और ज़्यादा आउटपुट मिल रहा है। हाई हाउ आउ क्या मिक्स हो गया सब कुछ। हाई आउटपुट। लो एफर्ट माने जो आसानी से जल्दी जल्दी हो जाए। हाई आउटपुट माने जिससे एक क्वेश्चन या दो तीन क्वेश्चन मिनिमम आते ही आते हों। तो एक दो क्वेश्चन तो इस चैप्टर में से आते ही आते हैं। तो शॉर्ट नोट्स यहाँ पे हैं, इन्हीं से हम करेंगे। सब कुछ लिखा हुआ आपके सामने पहले से ही पढ़ा हुआ है। हाँ जी। सबसे पहला हम बात करते हैं सेल साइकिल और सेल डिवीजन में ग्रोथ और रिप्रोडक्शन की। ग्रोथ और रिप्रोडक्शन हर सेल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ये आपने कहाँ पढ़ा है? लिविंग वर्ल्ड वाले चैप्टर में भी पढ़ा है। डिस्टिंक्टिव फीचर नहीं है, ठीक है ना। ग्रोथ तो नहीं था। ऑल सेल्स रिप्रोड्यूस बाय डिवाइडिंग इनटू टू। अच्छा, अगर एक सिंगल सेल है, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो उसके लिए डिवीजन और रिप्रोडक्शन सेम ही चीज़ है। क्योंकि रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक से मतलब अपने ही जैसा एक और प्रोजेनी जनरेट करना। तो जो एक ही सेल है उसके लिए तो अपने जैसे एक प्रोजेनी जनरेट करने को हम डिवीजन भी बोल सकते हैं। देखो, ये एक सेल था, इसने दो में डिवाइड किया, इसके जैसे दो बन गए। तो दिस इज डिवीजन ऑल्सो एज वेल एज रिप्रोडक्शन ऑल्सो, क्योंकि उसके लिए अलग अलग चीज़ें हैं ही नहीं। रिप्रोडक्शन इज इक्वल टू सेल डिवीजन। सेल साइकिल पहला टॉपिक स्टार्ट होता है यहाँ से। सेल साइकिल में दो चीज़ें होती हैं, इंटरफेस, एम फेज। एम फेज को आप बोलते हैं माइटोटिक फेज। माइटोटिक फेज। इंटरफेज में प्रिपरेशन हो रही है सेल डिवीजन की। और एम फेज वो फेज है जहाँ पे एक्चुअल डिवीजन होगी, यानी जहाँ पे एक्चुअल कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस होगी। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कैरियोकाइनेसिस साइटोकाइनेसिस? कैरियोकाइनेसिस मीन सेल डिवीजन, न्यूक्लियस डिवीजन, एंड साइटोकाइनेसिस मीन सेल डिवीजन या साइटोप्लाज्म का डिवीजन। सो जब भी आप कैरियो टर्म यूज करेंगे ना, देन दैट इज ओनली फॉर न्यूक्लियस। आपने जब न्यूक्लियस के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स को दो में क्लासिफाई किया, प्रो कैरियोट न्यू कैरियोट, तो कैरियोट माने प्रो माने जिसका प्रिमिटिव है, यू माने जिसका अच्छा है, कैरियोट माने न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस से इसको रिलेट करना है कैरियोन टर्म को जहाँ भी आएगा। हाँ जी। तो यहाँ पे G1 फेज, एस फेज, G2 फेज, ये तीन फेजेस होते हैं इंटरफेज के अंदर। इंटरफेज और माइटोटिक फेज में से कौन सा बड़ा फेज है? इंटरफेज इज टेकिंग मोर टाइम। ये जल्दी जल्दी हो जाते हैं एज कम्पेयर टू इंटरफेज, ठीक है। और इसमें कैरियोकाइनेसिस, साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में कौन कौन सी फेजेस हैं? प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। प्रोफेज में भी, अच्छा चलो अब आगे आएंगे ना तब चलेंगे। देखो, द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स, अब ये सारे सीक्वेंस को हम बोलते हैं सेल साइकिल। इसी सीक्वेंस को बोलते हैं सेल साइकिल। कौन सा इवेंट? जिसमें एक सेल डुप्लीकेट हो रहा है, पहले तो अपनी चीज़ों को डुप्लीकेट करेगा, फिर अपने आप को डिवाइड करेगा। विच सेल डुप्लीकेट्स इट्स जीनोम। जीनोम माने जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल को बोलते हैं जीनोम। तो अपने जीनोम को डुप्लीकेट करेगा ताकि दो सेल्स में उसे भेज सके। ये एक सेल था, इसके पास ये मान लो डीएनए आरएनए वटेवर है ना, तो इसको दो में भेजना है तो पहले डुप्लीकेट करेगा ना खुद को ही, खुद के डीएनए को, ताकि दो में डिवाइड हो सके। ठीक है, फिर तो एक इसको दे देगा, एक इसको दे देगा, ठीक है। सिंथेसाइज द अदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सेल, बाकी चीज़ें भी तो डबल करनी पड़ेंगी। जैसे ये था, अब ये ऐसे आधा आधा थोड़ी दे देगा, तो प्लॉइडी नंबर ही चेंज हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे क्रोमोसोम तो पूरा जाएगा। देखो, पहले ये था, इसने खुद का ही अमाउंट डबल किया है, देखो ऐसा। फिर आधा इसको आधा इसको। अब बिल्कुल सही है, ये भी पहले हैप्लॉइड है तो ये भी हैप्लॉइड ही रहा, ये भी हैप्लॉइड ही रहा। डिवीजन के बाद आपका जो है सेम आया, हैप्लॉइड का हैप्लॉइड ही रहा। सो डुप्लीकेशन ऑफ डीएनए सेल ऑर्गेनल्स ऑफ पेरेंट इज रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन। ये तो हमें पता ही है। अब देखो, बेसिक्स आपको पता होंगे कि डीएनए में जब हिस्टोन प्रोटीन्स लगते हैं, डीएनए में जब हिस्टोन प्रोटीन्स लगते हैं तो वो कंडेंस होता है। वो कंडेंस होता है, ये आप पढ़ेंगे कहाँ पे? ये आप पढ़ेंगे जेनेटिक्स वाले चैप्टर में, जो कि हमारा अगला टॉपिक, अगला टारगेट रहेगा। बिकॉज उससे कई सारे, मतलब उससे 10-15 क्वेश्चन, 10-15 तो ज़्यादा होती है, हाँ मतलब 10-12 आ ही जाते हैं क्वेश्चन। और इस बार तो वैसे भी सिलेबस का वो है ना सब चक्कर, तो ज़्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। इस बार मैंने 2025 में भी तो सिलेबस कम है, ठीक है ना। तो इस पे हिस्टोन प्रोटीन्स लगते हैं, उससे ये कंडेंस हो जाता है। फिर नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स लगते हैं, उससे ये और कंडेंस होके बिल्कुल 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 क्रोमेटिन फाइबर्स से क्रोमोजोम ही बन जाता है। क्रोमेटिन फाइबर से क्रोमोसोम्स बन जाता है। फिर ये क्या करेगा? खुद को डुप्लीकेट करेगा, अपने मटेरियल को डुप्लीकेट करेगा, ऐसे का ऐसा बन जाएगा। दो हो गए ना। देखो, टाइम पीरियड टू कंप्लीट अ सेल साइकिल वेराइज एंड इज कॉल्ड जनरेशन टाइम।
जनरेशन टाइम माने एक सेल दो में कैसे कितने टाइम में डिवाइड हो रहा है। काइंडली वेट फॉर जस्ट अ मिनट, थोड़ा सा ना अरेंजमेंट करता हूँ, एक मिनट रुको। हाँ, तो क्या कहा, एक सेल दो सेल में ऐसे, ठीक है, ऐसे कितने टाइम के बाद वो हो रहा है, ट्रांसफ़र हो रहा है या जनरेट कर रहा है अपने जैसा एक और सेल। ह्यूमन के लिए ये 24 घंटा है, यीस्ट के लिए 90 मिनट है, ठीक है ना, और ई कोलाई के लिए 20 मिनट। हाँ, तो ह्यूमन के लिए 23 घंटा है, जिसमें से 24 घंटा है, जिसमें से 23 घंटा तो ह्यूमन उसकी प्रिपरेशन ही कर रहा होता है, यानी इंटरफेस में ही 23 घंटा निकल जाता है। आगे सब लिखा होगा वैसे तो। ये देखो इंटरफेस, 95% ऑफ द डिवीजन का टाइम इंटरफेस का होता है। दो सक्सेसिव डिविजन्स के बीच के पीरियड को बोलते हैं इंटरफेस। मतलब देखो, ये एक सेल था, ये एक बार डिवाइड किया, अब मान लो इन्हें दोबारा डिवाइड करना है, तो अब दोबारा से ये वाले सेल इंटरफेस में जाएंगे। दो सक्सेसिव डिवीजन से पहले, मैंने दो कंटिन्यूस डिवीजन से पहले जो इन दोनों के बीच का जो पीरियड है उसको बोलते हैं इंटरफेस। एक सेल को अगर दो बार डिवाइड करना है तो उसको भी दोबारा से इंटरफेस में जाना पड़ेगा, ठीक है। एक्टिव सिंथेसिस होगा सेल का ग्रोथ पीरियड, एंड सेल, अच्छा, एक्टिव सिंथेसिस होगा माने एक्टिव पीरियड है ये, ऐसा कुछ नहीं है कि सेल चला गया कहीं और ही। सेल सिंथेसिस मोस्ट ऑफ इट्स कंपोनेंट्स टू डबल इट्स साइज, सेल अपने ही कंपोनेंट्स को दोबारा बनाता है ताकि वो खुद को डबल कर सके। इन ह्यूमंस 23 घंटा बताया मैंने। एज नो सेल डिवीजन इज टेकिंग प्लेस, तो इसीलिए इसको बोलते हैं रेस्टिंग फेज। कोई सेल डिवीजन थोड़ी हो रहा है, सेल डिवीजन कौन से फेज में हो रहा है, माइटोटिक फेज में, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, रेस्टिंग फेज बोलेंगे। नेक्स्ट, ये देखो, देखना, ये था डिवाइडिंग वाला फेज, डिवाइडिंग फेज ये था साइटोकाइन, जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज और साइटोकाइनेसिस हो रहा है। ये दिस इज द डिवाइडिंग फेज, जिसमें सेल डिवाइड कर रहा है, ये वाला पार्ट। तो अब एक डिवीजन हुई, फिर ये गया, फिर दोबारा दूसरे डिवीजन में जाएगा। तो ये इसीलिए कहा है इंटरफेस दो डिवीजन, पहले डिवीजन यहाँ पे है, दूसरी डिवीजन फिर से यहाँ पे आना पड़ेगा, दो सक्सेसिव डिवीजन के बीच का पार्ट है इंटरफेस, ठीक है। तो इंटरफेस कैसे होता है, पहले G1 फिर S फिर G2, गैप वन, G1 इज नोन एज गैप वन फेज, सिंथेसिस फेज, एंड G1 इज कॉल्ड गैप टू फेज। फिर ये है क्या, कैरियोकाइनेसिस फिर साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज एंड देन साइटोकाइनेसिस। गैप वन और फर्स्ट ग्रोथ और पोस्ट माइटोटिक, देखो ये माइटोसिस हुई, माइटोसिस के बाद आ रहा है गैप वन दोबारा से, अगली माइटोसिस से पहले, सॉरी सिंथेसिस फेज से पहले और पिछली माइटोसिस के बाद का जो फेज है वो G1 फेज है, तो इसीलिए इसको कहा है पोस्ट माइटोटिक। क्या हो गया, पोस्ट मेटोटिक। और क्योंकि सिंथेटिक के पहले तो प्री सिंथेटिक, प्री पेड क्या होता था, जिसके पैसे पहले दे दो, तो ऐसे प्री सिंथेटिक क्या होगा, जो सिंथेटिक से पहले आएगा, सिंथेटिक फेज के पहले आएगा। लॉन्गेस्ट इन इंटरफेस ऑल्सो एज वेल एज सेल साइकिल, तो पूरे सेल साइकिल में भी और पूरे इंटरफेज में भी सबसे बड़ी जो पीरियड है वो G1 का ही है। आप इसमें फिगर में भी चेक कर सकते हो, G1 को हमने सबसे बड़ा एरिया दिया है ना। दिस इज दी लार्जेस्ट फेज या लॉन्गेस्ट फेज, लार्जेस्ट तो नहीं लॉन्गेस्ट ही होगा, ठीक है, टाइम पीरियड है ना, फिर से लार्जेस्ट लिख रहा हूँ। नेक्स्ट, मेटाबॉलिकली एक्टिव है, माने सेल ऐसा नहीं है कि कहीं चला गया, वो G0 में जाएगा, ऐसे एक पीरियड आएगा G0 पीरियड, उसमें सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव, ठीक है। एंड ग्रोथ सेल, एंड क्या लिख दिया ये, मेटाबॉलिकली एक्टिव, हाँ मतलब ग्रो करता है सेल, ऐसा नहीं कि वो ग्रो नहीं कर रहा, ठीक है। इंटेंसिव सिंथेसिस हो रहा है सेलुलर कंपोनेंट्स का, वही सेलुलर कंपोनेंट्स डिवाइड हो रहे हैं, RNA सिंथेसिस होगा, प्रोटीन्स बनेंगे, न्यूक्लियोटाइड्स बनेंगे, डबल करने हैं ना हर चीज़ को। प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट फेज और नॉट, अब ये हमें देखना है कि सेल अगले फेज में जाएगा कि नहीं जाएगा। अब इसको देखने के लिए हमें पहले G1 को पार करना पड़ेगा। G1 को इसीलिए हमने क्या बोल दिया, मेजर चेक पॉइंट, पहला चेक पॉइंट मेजर चेक पॉइंट। और इनको कौन कंट्रोल करेगा कि पार करेगा कि नहीं करेगा, तो इसको कंट्रोल करते हैं साइक्लिन्स, कुछ प्रोटीन्स हैं साइक्लिन्स, कंट्रोल्ड बाय रेगुलेटरी सब्सटेंसेस कॉल्ड प्रोटीन काइनेसिस which depend on proteins called cyclins। साइक्लिन्स के ऊपर डिपेंड करते हैं एक चीज, प्रोटीन काइनेसिस। तो साइक्लिन के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं, तो साइक्लिन पे डिपेंडेड है क्या, प्रोटीन काइनेसिस। साइक्लिन साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेसिस विल कंट्रोल दिस। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हमने कह दिया CDKs। एनसीईआरटी में नहीं है, ऐसे ही पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो। फिर G1 को पार करने के लिए क्या लगेगा, जो G1 स्पेसिफिक CDKs हैं, तो G1 को पार करने के लिए G1 स्पेसिफिक, और S को पार करने के लिए S स्पेसिफिक, ठीक है ना। सिंथेटिक फेज, सिंथेटिक फेज में
सबसे ज़्यादा चीज़ें बनती हैं। हिस्टोन प्रोटीन्स सिंथेसिस, ठीक है, हिस्टोन प्रोटीन बनेंगे, सिंथेसाइज होंगे और डीएनए के साथ एसोसिएट हो जाएंगे ताकि वो क्रोमोसोम में बदल जाए। अभी पीछे पता है ना, डीएनए से क्रोमोसोम हिस्टोन प्रोटीन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन जुड़ते हैं ताकि वो डीएनए बने। फिर डीएनए रेप्लिकेट होगा। अब यहाँ पे ध्यान देना है सबको, ये मान लो नॉर्मल डीएनए है ये, ठीक है। जब इसको रेप्लिकेट होना है तो क्या ये कैसा, क्या क्या होगा, क्या ये ऐसा हो जाएगा? नहीं जी, दिस इज रॉन्ग, ये तो आपने बिल्कुल ही गलत चीज़ कर दी है। एक्चुअल में क्या होता है, डीएनए का नंबर नहीं चेंज हो रहा, क्रोमोसोम का नंबर नहीं चेंज हो रहा। ये तो आपने क्या किया, उसमें क्रोमोसोम का नंबर चेंज कर दिया। पहले एक क्रोमोसोम था, अब उसी सेल के अंदर आपने दो क्रोमोसोम कर दिए। दिस इज रॉन्ग। एक्चुअल में क्या होगा, ये एक ही क्रोमोसोम रहेगा, बस क्रोमेटिड का नंबर बढ़ेगा, ये ऐसा हो जाएगा। माने क्रोमोसोम तो एक ही गिना जाएगा। इसीलिए बोलते हैं कि ऐसा क्रोमोसोम आपको सिर्फ डिवीजन के टाइम पे दिखता है। क्रोमोसोम तो एक ही है, क्रोमेटिड दो हैं, क्रोमेटिड दो, क्रोमोसोम एक। मतलब ये जो डीएनए का कंटेंट था, कंटेंट डबल हुआ है, क्रोमोसोम का नंबर सेम रहा है। माने एन था पहले नंबर, तो अभी भी एन ही रहेगा, पर कंटेंट अगर पहले 2C था तो अब 4C हो जाएगा। 2C क्यों, टू स्ट्रैंड्स होती है ना, तो एक स्ट्रैंड का हमने सी मान लिया, इसलिए। आई होप सो दिस इज क्लियर। ठीक है, आगे। डुप्लीकेशन ऑफ क्रोमोसोम्स, वो तो मैंने बता ही दिया। डबलिंग ऑफ डीएनए कंटेंट, डीएनए का कंटेंट डबल होता है। 2C से 4C कंटेंट होता है। सी क्या है, एक डीएनए के हैप्लॉइड में कंटेंट, माने एक स्ट्रैंड में कंटेंट कितना है। क्रोमोसोम नंबर सेम रहेगा, क्रोमेटिड नंबर डबल हो जाएगा। सेंट्रियोल डुप्लीकेट होंगे। सेंट्रियोल क्या होते हैं, जो डिवीजन में काम करते हैं, एनिमल सेल में डिवीजन का काम करेंगे, जो डिवीजन में मदद करवाएंगे। ठीक है, अब देखो, जीवन से एस जीवन से एस फेज में जब जाएगा तो उसके बीच में आपको एस सी डी केस पार करने पड़ेंगे, एस वाले सी डी केस पार करने पड़ेंगे, तो ही तो वो एस उसमें जा पाएगा। ठीक है, तो जी हाँ, देखो यहाँ पे दो क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर यहाँ पे भी सेम रहेगा। यहाँ पे अगर कंटेंट 2C है एक क्रोमोसोम में, तो यहाँ पे कंटेंट 4C हो जाएगा। यहाँ पे एक दो, दो क्रोमेटेड टोटल, और यहाँ पे एक दो तीन चार, चार क्रोमेटेड हो गए, क्रोमेटेड नंबर विल बी डबल्ड। नेक्स्ट, G2 फेज, सेकेंड फेज ऑफ इंटेंस सेलुलर सिंथेसिस। ठीक है, इसमें क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया डबल होंगे। स्पेसिफिकली नाम दिया हुआ है तो याद रखेंगे। प्रोटीन्स फॉर स्पिंडल फाइबर, ट्यूब्यूलिन्स, ये सारे बनेंगे। स्पिंडल फाइबर वाले प्रोटीन, स्पिंडल फाइबर क्या करेगा, डिवीजन में मदद करेगा, आगे बताएंगे आपको सब कुछ। एक्टिव मेटाबॉलिज्म, एक्टिव मेटाबॉलिज्म है यहाँ पे भी। अच्छा, यहाँ पे चेक पॉइंट नंबर 2 आ गया, जो कि माइनर चेक पॉइंट है, जो कि कौन, एम सी डी केस, एम सी डी केस जिसको क्या करेंगे, रेगुलेट करेंगे। माने एम मतलब माइटोटिक सी डी केस। ये आपको याद नहीं भी रखना ना, चेक पॉइंट वाले तो स्किप कर सकते हो, ये एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ। जी नॉट फेज, कई बार क्या होता है, सम सेल्स डू नॉट नहीं, सम सेल्स आर नॉट एबल टू पास द मेजर चेक पॉइंट, यानी G1 से S में जा ही नहीं पाते, ये पार ही नहीं कर पाते, G1 टू S नहीं जा पाते। फिर और एग्जिट कर देते हैं G1 फेज को। अच्छा, नई बुक में लिखा है एग्जिट और पुरानी बुक में लिखा है सस्पेंड, तो ऐसे दो वर्ड यूज हुए हैं, तो इसलिए मैंने बता दिया। हेंस एग्जिट द G1, G1 से बाहर चला गया। और पुरानी बुक में क्या था, सस्पेंड्स द सेल साइकिल, सेल साइकिल से बाहर चला गया है, सेम ही बात है। एंड एंटर अ क्विसेंट स्टेज और जी नॉट स्टेज, एक अलग सी स्टेज, जी नॉट स्टेज, जहाँ पे सेल डिवाइड तो नहीं कर रहा, बट मेटाबॉलिकली तो एक्टिव ही रहेगा, जिंदा तो है ही है, अपने फंक्शन तो करते रहेगा, बट डिवाइड नहीं करेगा। माने कोई भी ऐसा टाइम पीरियड नहीं है जब सेल मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो, मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो, ऐसा कोई टाइम पीरियड नहीं है, नो टाइम सच, जहाँ पे सेल ही मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो गया सेल डिवीजन के अंदर। नेक्स्ट, हाँ, कई कई मान लो आपकी बॉडी में कोई ऐसा सेल है जो डेथ के कगार पे है, तो वो तो मेटाबॉलिकली इनएक्टिव हो ही जाएगा ना। 14 मिनट की हो गई है। सम सेल्स डू नॉट डिवाइड फॉर होल लाइफ, जैसे हार्ट सेल, न्यूरॉन, ये कभी भी डिवाइड नहीं करते हैं पूरी जिंदगी भर। इन एनिमल्स माइटोसिस इज ओनली सीन इन डिप्लॉयड सेल्स, वाई, माइटोसिस क्या बोल दिया ये। इन प्लांट्स माइटोसिस कैन बी सीन इन बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉयड सेल्स। अच्छा हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। एनिमल्स में माइटोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉयड सेल्स में होती है। इसका एक एक्सेप्शन है, ड्रोन्स, मेल हनी बीस, ये आप कहाँ पढ़ेंगे, और इनका रिप्रोडक्शन आप पढ़ेंगे कहाँ पे,
उस चैप्टर में, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, तो वहाँ पे आपको ये और क्लियर। एक मिनट में अपनी एनसीईआरटी भी साथ में खोल लेता हूँ फॉर रेफरेंस। ये मेरे नोट्स ना मेरे पास यहाँ पे पेजेस में पड़े होंगे, ये लो सेम यही है। तो इससे ये तो प्रूफ हो ही गया कि मैंने खुद से बनाया है। तो मैं ये वाला पेज खोल लूँ या एनसीईआरटी में खोलते हैं, दैट विल बी बेटर। अभी हम कहाँ पहुँचे हैं, एम फेस प्रो फेस पे तो पहुँचे नहीं है, यहाँ पे पहुँचे हैं। हाँ, इन एनिमल्स, यही वाली लाइन चल रही है, खोल लिया सब कुछ, ठीक है जी। इन प्लांट्स माइटोसिस कैन टेक प्लेस इन बोथ हैप्लॉइड और डिप्लॉइड सेल्स, माने एनिमल्स में सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स ही ऐसे हैं जहाँ पे माइटोसिस हो रहा है। नेक्स्ट, माइटोसिस क्या होता है सबको पता ना, माने पहले तो डिप्लॉइड सेल क्या होता है, ये वाला जिसमें इवन नंबर ऑफ वो हो, आप ऐसा मान सकते हो, ठीक है। तो उसी में होगा क्या, माइटोसिस, जिसमें डबल द कंटेंट हो सारा कुछ, ठीक है ना, ये तो हो गया। नेक्स्ट, एम फेज, क्या खुल गया, एम फेज, नाउ वी आर स्टार्टिंग दी माइटोटिक फेज। अच्छा, माइटोटिक फेज के पहले ये वाले सी डी केस एक्टिव होने चाहिए, एम सी डी केस, फेज ऑफ एक्चुअल सेल डिवीजन, मोस्ट ड्रामेटिक पीरियड एज रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पूरा का पूरा सेल हिल चुका होता है, माइटोसिस, इक्वेशनल डिवीजन। अब हम माइटोसिस स्टार्ट करेंगे, अब हम माइटोसिस स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला कैरियोकाइनेसिस, उसमें है प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होगा, तैयारी होगी। तैयारी होगी माने आपको पता है ना, हमें क्या करना है, डीएनए को डबल करना है मेनली, और बाकी चीज़ों को भेजना है ना। सबसे पहले तैयारी में क्या करेंगे, डीएनए कहाँ है, न्यूक्लियस के अंदर है, तो उस न्यूक्लियस को गायब करेंगे। तो सबसे पहला ये तो फर्स्ट स्टेज है, और इसमें क्रोमोसोमल मटेरियल कंडेंस होगा। अभी क्रोमोसोमल मटेरियल पूरी तरह कंडेंस नहीं है, अभी वो ऐसे बिखरा हुआ है, चाहे डबल है पर ऐसे है बिखरा हुआ, देखो ऐसे। अभी वो इस फॉर्म में नहीं आया, इस फॉर्म में, इस फॉर्म में अब आएगा कहाँ पे, आगे एम बता आएगा आपके पास, बता ही देता हूँ, मेटाफेज में होता है, ठीक है। लिखा जो यहाँ पे दिख तो रहा नहीं जो मैंने लिखा, तो ये मेटाफेज में दिखेगा ऐसा वाला, ठीक है। नहीं दिख रहा तो आपको नोट्स में तो मिल ही जाएगा, ठीक है जी। सेंट्रोजोम बिगिन टू मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल, सेंट्रोजोम वही जो क्या करेंगे, डिविजन कराएंगे। सेंट्रोजोम अपोजिट पोल्स में जाना शुरू हो गए। ईच सेंट्रोजोम रेडिएट्स एंड माइक्रोट्यूब्यूल्स कॉल्ड एस्टर्स, हर एक सेंट्रोजोम, अब उस साइड से भी इस साइड से भी माइक्रोट्यूब्यूल्स निकलेंगे जिसका नाम है एस्टर्स। द टू एस्टर्स द स्पिंडल फाइबर्स कॉल्ड माइटोटिक apparatus, दो एस्टर्स आएंगे, दो एस्टर्स माने एक उस साइड से एक इस साइड से, और जो स्पिंडल फाइबर्स आएंगे उनको आपने मिलके बोला माइटोटिक apparatus। और ये फेज सबसे ज़्यादा लंबा फेज होता है। न्यूक्लियर एनवेलप बिल्कुल फ्रेगमेंटेड टुकड़ों टुकड़ों में हो जाएगा और डिसअपियर हो जाएगा। और लेट प्रोफेज माने प्रोफेज के खत्म होते होते आपको कुछ नहीं दिखेगा, क्या नहीं दिखेगा, न्यूक्लियोलाई नहीं दिखेगा, न्यूक्लियर एनवेलप नहीं दिखेगा, गोल्गी और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिसअपियर हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे। गोल्गी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम विद डिसअपियर, ठीक है। देखो ऐसा था अर्ली प्रोफेज में, और बाद में ऐसा हो गया, देखो ये लेट प्रोफेज में, ये देखो ये क्या है, दिस इज द वॉल ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज द बाउंड्री ऑफ न्यूक्लियस जो बिल्कुल डिसइंटीग्रेट हो रही है, धीरे धीरे हो गई। अब मेटाफेज में, मेटाफेज इज द सेकेंड स्टेज, ये शॉर्ट, नहीं ये क्या लिख दिया है, शॉर्ट है क्या, इन नोट्स में और बेटरली क्लियरली दिखेगा। शॉर्ट ही है ना। तो सेकेंड स्टेज है, शॉर्ट स्टेज होता है ये, स्टेज ऑफ ओरिएंटेशन, माने इसमें सेल में जो डीएनए है वो खुद को ओरिएंट करेगा बटने के लिए। क्या होगा, कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम पूरी तरह से हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा, और हमें इस प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। मोर्फोलॉजी इसमें सबसे ज़्यादा बेस्टली स्टडीड है, क्योंकि हम क्रोमोसोम की मॉर्फोलॉजी अगर स्टडी करना चाहें तो इसी फेज में देख सकते हैं उसको, इस फॉर्म में, नहीं तो वैसे तो वैसे बिखरा पड़ा होगा। इस पर काइनेटोकोर्स भी अटैच हो जाएंगे, साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर, जहाँ पे स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं वो आपको प्योरली विजिबल होंगे सब कुछ, ठीक है। क्रोमोसोम्स मूव्स एट सेंटर एंड इक्वेट, अच्छा यहाँ पे ध्यान से देखना, माइटोसिस हो रहा है, माइटोसिस हो रहा है, तो आपको हर एक क्रोमोसोम को दो में बांटना है, ऐसा मैंने इसको ऐसे बीच से आधा काटना है। तो बीच से आधा काटने के लिए आप क्या करोगे, एक बंदा इस साइड से खींचेगा, दूसरा बंदा इस साइड से खींचेगा, है ना। यहाँ पे आपके पास ऐसे स्पिंडल फाइबर्स आएंगे, ठीक है। मान लो चार क्रोमोसोम्स हैं, लेट्स से एक, दो या तीन मान लो, चार बनाने क्या, लो चार क्रोमोसोम्स बना दिए, चौथा तो बड़ा ही तितली बन गया, और
चल भाई ऊपर, यहाँ से हमने क्या दिखाने हैं, स्पिंडल्स। ये देखो ये आए स्पिंडल, स्पिंडल भी अटैच हो जाएंगे, सिर्फ खींचने का काम होगा कहाँ पे, नेक्स्ट फेज में, एनाफेज में। इस प्रकार से, इस प्रकार से आपके पास सेल है। थोड़ा इसको ऐसे बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। अब खिंचा नहीं है अभी, अभी स्पिंडल ने खींचना शुरू नहीं किया, अभी मतलब ब्रेक नहीं हुए, हाफ में बटे नहीं है, अभी सिर्फ ये सेंटर लाइन पे आए हैं। सेंटर लाइन को बोलते हैं लाइन ऑफ इक्वेटर, और एक ही लाइन है बनाई हुई इन्होंने, देखो एक लाइन बनाई है ना, तो ये तो आधे आधे में बटेंगे हर एक क्रोमोसोम। तो क्रोमोसोम मूव्स एट द सेंटर एट इक्वेटर विच वन क्रोमेटिन, कहाँ गया, at equator which one chromatid connected by its kinetochore to one end and other to the other end। मतलब एक क्रोमेटिड, एक क्रोमेटिड इस साइड से, दूसरा क्रोमेटिड इस साइड से किनेटोकोर की मदद से अटैच हो जाएगा। यहाँ पे जो किनेटोकोर है ना, ये इसके साथ स्पिंडल अटैच होंगे। ठीक है, ऑफकोर्स सीधी वाली बात है, यहाँ पे बीच में क्या है, किनेटोकोर है तो उसी के साथ अटैच होगा। क्रोमोसोम मूव्स एट सेंटर एट इक्वेटर, तो वही लाइन है। मेटाफेज प्लेट आपकी कुछ इस तरह से बनेगी, मेटाफेजिक प्लेट, ये एक प्लेट बन गई सेंटर में। ठीक है, मेटाफेजिक प्लेट बोलते हैं इसको। एनाफेज, अब एनाफेज में क्या होगा, ये स्पिंडल खींचेंगे एंड इट विल डिवाइड द क्रोमोसोम्स, हर क्रोमोसोम के दो हिस्से हो जाएंगे, हर क्रोमोसोम के दो हिस्से, एक ऊपर एक नीचे। ईच क्रोमोसोम अरेंज्ड एट द प्लेट स्प्लिट्स एंड द टू डॉटर क्रोमैटिड्स। अब क्रोमैटिड बोला है, माने पहले जो एक क्रोमोसोम के दो क्रोमैटिड थे ना, वो एक साथ थे, अब वो अलग अलग हो गए, एक क्रोमैटिड ऊपर की तरफ, एक क्रोमैटिड नीचे की तरफ चला गया। ठीक है, और उससे फ्यूचर न्यूक्ली, जो फ्यूचर न्यूक्ली बनेगा, नया सेल बनेगा, उसका एक क्रोमोसोम बन जाएगा। माने जो एक क्रोमैटिड था पेरेंट का, वो उसका एक क्रोमोसोम बन जाएगा बाद में, क्योंकि पेरेंट ने तो क्या किया था, डबल किया था, क्रोमैटिड नंबर बढ़ाया था अपना, है ना। अब तो वो एक एक फिर से इनमें बैलेंस हो जाएगा, एक एक, जब ये डिवाइड करेंगे तो इनमें डबल हो जाएगा। अब ये देखिए ध्यान से, ये चीज़ मैं आपको सिखाता हूँ, देखना, मान लो यहाँ पे कुछ है क्या ऐसा, मैं इसको बड़ी जोर लगा के अगर खींचूंगा ऐसा, या ऐसे, तो इसकी शेप देखना, जोर लगा के खींचेंगे तो इसकी शेप ऐसे पीछे की तरफ हो जाएगी, ऐसे, ये जो है इसकी लातें सी, ये पीछे की तरफ आएंगी जब मैं इसको ऐसे खींचूंगा, है ना। तो ये भी, यही बात यहाँ पे इन्होंने लिखी है कि जब ये पोल की तरफ आ रहे होते हैं, क्रोमोसोम मूव्स अवे फ्रॉम द इक्वेटर प्लेट डायरेक्टेड टुवर्ड्स द पोल, ऐसे पोल की तरफ मुंडी करके आ रहे हैं, मुंडी बने, यहाँ पे एक कैनेटोकोर है, इसके साथ जुड़ा हुआ है, जहाँ से इसका स्प्लिटिंग हुआ, तो इसको ऐसे खींचा जा रहा है कि इसके जो ये लेग्स हैं, लेग्स मैंने आर्म्स हैं, वो पीछे ट्रेल करके आ रही हैं, ट्रेल करके ऐसे उड़ती हुई आ रही हैं। ठीक है, तो लीडिंग एज विद आर्म्स ट्रेलिंग बिहाइंड, तो एज आगे है और आर्म्स पीछे है, ऐसे ऐसे आ रहा है भागता हुआ, इसकी वजह से तो आर्म्स तो है नहीं, मतलब वही है ना, देखो इस प्रकार से आ रहा है कि ये जो अभी तो देखो, इसको ऐसे करते हैं लेट से, है ना, ऐसे आ रहा है, ऐसे हेड आगे है और ये पीछे जा रहा है, जब बड़ी तेज़ स्पीड से आ रहा है तो ऐसा दिख रहा है, ऐसे बड़ी तेज़ स्पीड होती नहीं, मतलब इन्होंने ऐसे आपको बता दिया। डिफरेंट शेप्स आर विजिबल ड्यूरिंग दिस स्टेज। मेटासेंट्रिक वी, है ना, ये कुछ शेप्स के एग्जांपल जो आप पढ़ेंगे भी आगे, कहाँ पे, सेल वाले चैप्टर में, मेटासेंट्रिक वी है ना। एनाफेज हो गया, टीलोफेज, सब मेटासेंट्रिक है ना, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। नेक्स्ट टीलोफेज, लॉन्ग होता है, सबसे बड़ा फेज है, क्यों, अब जो कुछ आपने प्रोफेज में कम कर दिया था या हटा दिया था, वो सब दोबारा से वापस आ जाएगा। ठीक है, और कैसे आएगा देखना। अब इस टाइम पे सेल की क्या दशा है, सेल की दशा कुछ ऐसी है कि एक एंड पे ऐसे चार क्रोमेटिड पड़े हैं, अब तो क्रोमेटिड सीधे हो चुके होंगे ना, और एक एंड पे यहाँ पे भी चार क्रोमेटिड हैं। तो सबसे पहले क्रोमोसोम रीचेस दी पोल्स डीटैंगल। अब ये जो क्रोमोसोम इस फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, अब ये फिर से ऐसे ही डीटैंगल होके ऐसे पड़ जाएंगे, माने अपना ही एक, मतलब बिल्कुल डीकंडेंस हो जाएंगे। पहले कंडेंस हुए थे किसमें, प्रोकैरियोट में नहीं, प्रोफेज में कंडेंस होना स्टार्ट हुए थे, इसमें डीटैंगल हो जाएंगे। एंड डीकंडेंस देमसेल्फ लूज देयर इंडिविजुअलिटी, माने अब वो क्रोमोसोम नहीं रहे, अब वो फिर से डीएनए बन गए। न्यूक्लियर एनवेलप डेवलप्स, अब यहाँ पे क्या होगा, इस प्रकार से डबल मेम्ब्रेनस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनेगा। तो अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गए क्या, एक ही सेल में दो न्यूक्लियस हो गए क्या, हाँ जी, तो एक ही सेल में दो न्यूक्लियस हैं। अब ये जब सेल डिवाइड हो जाएगा, माने ये जो सेल है,
जब ये ऐसे एक ये सेल हो जाएगा, एक नीचे वाला सेल, तो उसको बोलेंगे साइटोकिनेसिस। तब कैरियोकिनेसिस होगी, नीचे वाली साइटोकिनेसिस होगी, तो फिर 2 सेल बन जाएंगे। देखो, अराउंड द क्लस्टर, जो क्रोमोसोम का क्लस्टर है, गुच्छा था चार चार का, उनके अराउंड आसपास न्यूक्लियर एनवेलप आ गई, और उससे 2 डॉटर न्यूक्ली बन जाएंगे, न्यूक्लियोलस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी। जो पहले चले गए थे वो वापस आ जाएंगे। साइटोकिनेसिस, सेल डिवीजन, सेल का डिवाइड होना या साइटोप्लाज्म का डिवाइड होना। एनिमल सेल में कैसे होता है, एनिमल सेल और प्लांट सेल में क्या डिवीजन है, क्या डिफरेंस है। एनिमल सेल में फरो बनती है, फरो, फरो माने ऐसे सर डीप सा इंसिशन मान लो, कहाँ पे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर। और वही फरो इतनी डीप, इतनी गहरी होती जाएगी कि वो सेंटर तक जुड़ जाएगी। और जैसे ही सेंटर तक जुड़ गई, ऐसे मान लो ऐसे था एक सेल, है ना, इधर से फरो बनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, तो ऐसे बीच में जाती 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 सेंटर से जुड़ गई। और जब ऊपर वाली और नीचे वाली सेंटर से जुड़ेगी, इस साइड से इस साइड से सेंटर से जुड़ी, तो एक सेल नीचे वाला, एक सेल ऊपर वाला अलग अलग हो गए, जिससे 2 सेल बन जाएंगे। प्लांट सेल में आपके पास एक, कहाँ लिखा है यार, यहाँ पे था, फरो तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि उसमें सेल वॉल होती है, और उस सेल वॉल को आप ऐसे उसके अंदर फरो माने उसके अंदर छेद ऐसा कर तो जा नहीं सकते, है ना, उसकी शेप तो चेंज होगी नहीं। सो नो फरो पॉसिबल। अब इसमें वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है, सेंटर से वॉल बनेगी, सेंटर से वॉल बनेगी, जैसे 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 जाएगी, तो बाहर वाली वॉल को जब जुड़ जाएगी, तो एक सेल ऊपर वाला अलग, नीचे वाला अलग, ठीक है। मीट द लेटरल वॉल मैंने बाहर वाली वॉल, तो इससे 2 सेल बन जाएंगे। अब न्यू सेल फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल वॉल बिगिंस विद द सेल प्लेट एंड मिडल लेमेली। तो सेंटर में पहले सेल प्लेट बनती है, मिडल लेमेली, है ना, और उससे ये सब स्टार्ट हो रहा है। नेक्स्ट, माइटोसिस की सिग्निफिकेंस। सबसे पहला तो क्रोमोसोम नंबर इज नॉट चेंजिंग। तो ये आप रिप्रोडक्शन के टाइम पे तो नहीं करोगे, है ना। रिप्रोडक्शन के टाइम पे आपको क्या चाहिए, क्रोमोसोम नंबर चेंज हो, गेमीट बने तब, है ना। और जब गेमीट आपस में बने, आपस में फ्यूज करें, तो फिर से क्रोमोसोम नंबर सेम आना चाहिए जैसा कि पेरेंट का था। इसीलिए तो हमने उसमें मेयोसिस किया, बट इसमें माइटोसिस में ऐसा नहीं होगा। जेनेटिकली स्टेबल है, जेनेटिक स्टेबिलिटी, इक्वेशनल डिवीजन है, जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स है, सब कुछ सेम रहेगा। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, है ना, इसीलिए तो इसको ग्रोथ में यूज़ करेंगे हम। जब भी मियोसिस की बात करेंगे ना, मियोसिस की, देन दैट विल बी ओनली फॉर वन थिंग ओनली, क्या, कि एक तो रिडक्शनल डिवीजन उसको क्यों बोलेंगे, क्योंकि उसमें हाफ हो रहा है क्रोमोसोम नंबर, और यही उसकी खासियत है कि उसमें हाफ जब होगा, देखो पहले 2n था, ये n हुआ, ये n हुआ, ये गमीट है, ये गमीट है, मान लो ये मेल गमीट है, और यहाँ पे फीमेल गमीट आया, ओवम, है ना। जब ये फ्यूज़ करेंगे तो फिर से 2n बनेगा, फिर से ह्यूमन का ही वो आएगा प्रायोरिटी नंबर 2n, है ना। तो इसीलिए रिप्रोडक्शन के टाइम पे हम ये वाली कर ही नहीं सकते डिवीजन। तो ये सिर्फ ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मेंटेनेंस के लिए यूज़ होगा। न्यूक्लियर साइटोप्लाज्मिक रेशो को मेंटेन करने के लिए, न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म का रेशो मेंटेन करने के लिए। ये तो आपको डायरेक्ट याद ही रखना है ना, इसमें क्या चीज़ है। वॉन आउट सेल्स, वही रिपेयर करने के लिए, रीजनरेशन ऑफ डैमेज पार्ट्स, उसके लिए। अब हम स्टार्ट करेंगे मियोसिस। अब सबसे पहले तो आपको मैं बता दूं, मियोसिस में 2 चीज़ें होती हैं, एक है मियोसिस 1 और एक है मियोसिस 2। बची हमारे पास सिर्फ 1 वाली है, 2 वाली हम पढ़ चुके हैं। मियोसिस 1 कहाँ पे, मियोसिस कहाँ पे यूज हो रही है, गेमीट फॉर्मेशन में, ताकि डिप्लॉइड सेल्स, अच्छा ये भी सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होगी। रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं इसे, फर्टिलाइजेशन रिस्टोर्स डिप्लॉइड क्रोमोसोम, वही जो मैंने आपको पीछे बताया। फर्टिलाइजेशन जब होगी, कहाँ गया, इधर मैंने बताया था यार, बना के दिखाया था, कहाँ है, उसको लेके आओ दोबारा। हाँ ये, जब फर्टिलाइजेशन होगी ना, आफ्टर फ्यूजन ऑफ द गमीट्स, फिर से वही 2n वाला नंबर ही आपके पास वापस आ जाएगा। ये देखो दोबारा से, तो फर्टिलाइजेशन रीस्टोर्स द डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स। मियोसिस, अच्छा यहाँ पे क्या बताए, बताओ ये हैप्लॉइड में हो सकता है क्या, हैप्लॉइड को आप और आधा क्या करोगे, है ना। देखो हैप्लॉइड का मतलब है n, तो n को n/2 तो कर नहीं पाओगे, दिस इज नॉट अलाउड। तो ये सिर्फ और सिर्फ हैप्लॉइड में होगा, प्लांट में भी और एनिमल में भी, सिर्फ हैप्लॉइड सेल्स में। meiosis 1 plus meiosis 2, but only a single cycle of DNA replication। DNA replication एक ही बार होगा, DNA replication एक ही बार होगा, दोबारा दोबारा नहीं हमको रिप्लिकेट करना, एक ही बार करना है। ताकि देखो ये था, ये रेप्लिकेट कर चुका है एक बार, इसने किया क्या, इसने किया मियोसिस 1। मियोसिस 1 में क्या होगा, क्रोमोसोम ही आधे आधे बट जाएंगे, 2 क्रोमोसोम था, एक इसमें दूसरा इसमें। अब ये करेगा मियोसिस 2, इसमें 2 क्रोमेटिड हैं, तो एक क्रोमेटिड यहाँ चला गया, एक क्रोमेटिड यहाँ, एक क्रोमेटिड यहाँ, एक क्रोमेटिड यहाँ, ऐसा होता है। देखो दोबारा बनाकर बताता हूँ, एक मिनट वेट करो। सीधी भाषा में अगर हम देखें तो क्या है, इस प्रकार का है कुछ अरेंजमेंट। मान लो इसके पास 2 क्रोमोसोम्स है, या थोड़ा और पीछे से शुरू करें,
तो इसके पास 2 क्रोमोसोम्स हैं ऐसा। इसने क्या किया, एस फेज में गया। एस फेज के सिंपल इंटरफेस लिख देते हैं पूरा का पूरा, उसमें से सब कुछ डबल कर लिया, बट मैं तो सिर्फ डीएनए की बात कर रहा हूँ, है ना। तो डीएनए का अमाउंट डबल करेगा, नंबर थोड़ी डबल करेगा। यहाँ पे 2 क्रोमेटिड्स थे, यहाँ पे 4 क्रोमेटिड्स हो गए। अब ये डिवाइड करेगा, तो डिवाइड करेगा तो मियोसिस नंबर 1, उसमें क्या होता है, ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही दे देता है आधे आधे सेल को। माने एक क्रोमोसोम पूरा का पूरा यहाँ गया, दूसरा क्रोमोसोम पूरा का पूरा यहाँ गया। अब इसने क्या किया, मियोसिस 2 में ये पार्ट लेगा, ठीक है। अब इसके पास तो क्रोमोसोम है नहीं देने को, तो ये क्या करेगा, एक मिनट रुको। इधर चलो। हाँ, अब इसके पास क्या है देने के लिए, क्रोमेटिड। तो ये पूरा पूरा मतलब क्रोमेटिड आधा आधा हो जाएगा। और क्रोमेटिड आधा किस में होता था, माइटोसिस में। तो मियोसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस, मियोसिस 2 इज सेम एज माइटोसिस। इसमें माइटोसिस करवाओ, एक एक क्रोमोसोम, एक एक क्रोमेटिड आ जाएगा, 2 की नया क्रोमोसोम बन गया। अब देखो, अब ध्यान से देखना, ये क्या है, ये गमीट है, ये गमीट है। पेरेंट में कितने क्रोमोसोम थे, 2 क्रोमोसोम थे। अब गमीट में कितने हैं, एक ही रह गया, यही तो चाहिए था। अब मान लो एक ऐसा ही फीमेल गमीट आ गया, ऐसा ही एक मेल गमीट आ गया। उनका जब फ्यूजन किया, तो क्या बनेगा, ऐसा बनेगा। और ये और पेरेंट क्या बिल्कुल सेम है, तो हाँ, हम यही तो चाहते थे कि फ्यूजन के बाद सेम आ जाए, बट गमीट में सेम ना हो। गमीट में आधा हो तो ही तो फ्यूजन के बाद पूरा हो जाएगा। तो यही हमारे पास पूरा का पूरा मकसद पूरा हो गया। मकसद नहीं भूलना आपने। चलिए, मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर एस फेज। हाँ, तो आपने देखा क्या इसमें मैंने दोबारा से डीएनए रेप्लिकेट किया, नहीं किया, एक ही बार डीएनए रेप्लिकेट होगा। मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर एस फेज, एस फेज के बाद मियोसिस 1 आ जाएगा। इसमें सिंपली इन्वॉल्व्स रिकॉम्बिनेशन। अच्छा हाँ, इसमें ये चीज़ है रिकॉम्बिनेशन और क्रॉसिंग ओवर, वो मैंने आपको इधर बताई नहीं ऊपर, बिकॉज डायग्राम में मैं सिर्फ आपको मियोसिस समझा रहा था कि डिवीजन में जनरली क्या होता है। जनरली मैंने लेमन टर्म्स में अगर मैं बताऊँ तो क्या होता है, लेमन टर्म्स। बट अब क्रॉसिंग ओवर वाला जो कंसेप्ट आया दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और रिकॉम्बिनेशन वाला कंसेप्ट, उसी के कारण सेक्सुअल डाइवर्सिटी आ रही है। मियोसिस 1 में वही प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, बट आगे 1 1 लगा दो। प्रोफेज 1 में सेम ही चीज़ें होंगी, बट इसको हमने 5 फेजेस में बांट दिया है ना। लिप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकाइटीन, डिप्लोटीन, डाइकेनेसिस। वेरी इंपॉर्टेंट, ये पांचों के नाम आपको याद होने चाहिए, और एक ऑर्डर में ही याद होने चाहिए, क्योंकि पहले ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये होगा, फिर ये, इस प्रकार से होते हैं। अच्छा, सबसे पहले जो होगा उसमें क्या होगा, एक तो डीएनए कंडेंस होना शुरू होगा और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भुरनी शुरू हो जाएगी, है ना। भुरनी माने टूटनी, ठीक है। तो लिप्टोटीन में क्या होगा, क्रोमोसोम ग्रेजुअली बिकम्स विजिबल अंडर लाइट माइक्रोस्कोप, धीरे धीरे क्रोमोसोम दिखना शुरू हो रहा है, माने धीरे धीरे डीएनए कंडेंस हो रहा है। द कॉम्पैक्शन कंटिन्यूज थ्रू आउट, द पूरे पूरे लिप्टोटीन में होता रहेगा कॉम्पैक्ट, धीरे धीरे हो रहा है ना। जाइगोटीन में होमोलोगस क्रोमोसोम्स स्टार्ट पेयरिंग टू फॉर्म साइनेप्सिस, ठीक है। अब होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, आपको पता है, क्रोमोसोम्स जैसे मान लो एक ही क्रोमोसोम है, तो इसी की तरह का एक और क्रोमोसोम आपकी बॉडी में होगा, और इसीलिए तो आपके पास 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, है ना। 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो पेयर में है ये 23 और 23, माने इस 23 का जो पहला है वो इस 23 के पहले के बराबर होगा, सेम होगा, एग्जैक्टली सेम नहीं। होमोलोगस पेयर बोलते हैं, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, बट सेम है। सेम भी नहीं बोल सकते पूरा का पूरा, है ना। माने देखो, जीन्स सेम होंगे उसके ऊपर, अलील्स अलग अलग होंगे, इसलिए मैं सेम नहीं बोल रहा पूरी तरह से। यहाँ देखो, ये मैंने बोला, मान लो ये होमोलोगस हैं, लेट अस से जैसे दीज आर होमोलोगस, तो होमो का मतलब होता है सेम, और लोगस का मतलब होता है लोकस, यानी कि पोजीशन, पोजीशन, ठीक है। यहाँ देखो, इस पे मैंने ये पोजीशन देखी, इस पे मैंने ये पोजीशन देखी, दोनों की ये पोजीशन आई का कलर के लिए कोड करेगी। आई कलर, जीन पता ना, जीन कोड करती है किसी चीज़ के लिए, कोड माने वैसा वाला कोड नहीं, मतलब एक जीन में एक इन्फॉर्मेशन होती है कि इसकी आंख का कलर कैसा होना चाहिए। अब इसने वो बताया, इस जीन का, मैंने इस क्रोमोसोम में, या लेट अस से दिस इज ए एंड दिस इज बी, इसने मुझे बताया कि इसकी आंख का कलर होना चाहिए ब्लैक, लेट से, और इसने मुझे बताया कि इसकी आंख का कलर होना चाहिए ब्लू। अब जीन तो सेम है, जिसका एक ही कैरेक्टर, ये होता है कैरेक्टर। आई का कलर क्या है, कैरेक्टर। ब्लू और ब्लैक इज ट्रेट, ब्लू और ब्लैक इज स्ट्रेट। अब अगर मैं इसकी ये वाला लोकस चेक करूंगा, ये वाला, तो इस पर भी सेम जीन होगी, मान लो इस पर है सी जीन, सी जीन, सेम जीन होगी।
यहाँ पे सेम जीन होगी, इसको बोलते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स। वैसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक साथ आने शुरू हो जाएंगे, और जब आएंगे तो भी वो तो करेंगे ना, कंडेंस तो होते जाएंगे। अच्छा, अब जो है एक और चीज़, अब क्योंकि लिप्टोटीन स्टेज की बात हो रही है तो एस फेज हो चुका है, तो अभी क्रोमोसोम ऐसा दिखेगा आपको, ऐसा। बट फिर भी ये और ये लोकस पे सेम ही जीन होगी, राइट। नेक्स्ट आगे देखिए, दिस synapse is formed due to a ladder like protein complex called synaptonymal complex। कहाँ गया, सीधा जाइगोटीन आ गया, तो जाइगोटीन ही चल रहा है। ये रहा synaptonymal complex। अब देखना, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं ये एक साथ आने शुरू हो जाएंगे, कैसे, ऐसे एक साथ आए और उनके पास बन गया साइनैप्स, और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स यूज हुआ है दैट इज कॉल्ड सेनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। सेनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स, क्योंकि प्रोटीन कॉम्प्लेक्स यूज होते हैं, आपको पता है ना बॉडी में। बाईवेलेंट्स और टेट्राड्स आर फॉर्म्ड। टेट्राड माने, और बाईवेलेंट का क्या मतलब हुआ, बाईवेलेंट माने दो इस प्रकार के है ना फॉर्म हो चुके हैं। पैकाइटीन, टेट्राड क्यों बोला, चार क्रोमेटिड है ना, पैकाइटीन। नाउ द नेक्स्ट स्टेज, देखो क्या ये लास्ट है, नहीं जी, अभी इसके बाद और बड़ी हैं, रिलेटिवली लॉन्गर देन प्रीवियस टू, क्योंकि इसमें सब कुछ आपको होना शुरू हो जाएगा, मतलब मेजर मेजर काम हो जाएंगे। क्या, क्रोमेटिड्स बिकम डिस्टिंक्ट एंड टेट्राड इज विजिबल मोर क्लियरली, टेट्राड और अच्छे से विजिबल होगा। रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स अपीयर, रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स आ जाएंगे। क्या है रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स और उनका क्या काम है आगे पता चलेगा। क्रॉसिंग ओवर, ये देखना ध्यान से, ये एक मेजर वर्क है जो कि यहाँ पे होता है। रिकॉम्बिनेशन होगा, मतलब क्या मतलब हुआ आपका, अगर आप नीट 2024 के लिए पढ़ रहे हैं, 25 के लिए पढ़ रहे हैं सॉरी, तो आपको पता होगा रिकॉम्बिनेशन क्या है ना, थोड़ा बहुत आइडिया तो होगा। और आपने जेनेटिक्स वाला चैप्टर भी पढ़ रखा होगा, बट अगर नहीं भी पढ़ा तो भी मैं बता रहा हूँ, देखना। इस तरह से क्रोमोसोम, ये दूसरा क्रोमोसोम मान लो, है ना, ये ए है ये बी है, और इन्होंने सेनेप्स तो बना ही लिया है, सेनेप्स माने ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं जो एक साथ आ गए हैं, टेट्राड बन चुका है, बाइवेलेंट बन चुका है। हम्म, यार आ जा यार, एक मिनट रुको यार। हम्म हम्म माने ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, अगर ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं तो यहाँ पे और यहाँ पे सेम जीन होगी, और क्योंकि ये होमोलोगस हैं और इन्होंने खुद को डुप्लीकेट किया है, तो यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम ही जीन होगी। जीन का क्या मतलब है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीन, यू ऑलरेडी नो अबाउट इट। अब मैंने बोला, या आप इसको इतना कंफ्यूजिंग होकर मत सुनो, ठीक है, सिंपल देखो, यहाँ पे और यहाँ पे भी सेम ही जीन होगी, ठीक है। लेट्स से हेयर इट इज ए जीन, है ना, और उस जीन की फॉर्म्स अलग अलग हो सकती हैं, जैसे आई का कलर अलग अलग हो सकता है, वैसे ही ए जीन की फॉर्म्स अलग अलग हो सकती हैं, एक होती है डोमिनेंट, एक होती है रेसेसिव, ऐसा मान लो, है ना, डोमिनेंट अलील रेसेसिव अलील, है ना, आपने पढ़ा होगा 10वीं में पढ़ा होगा, अगर आपने मान लो 11वीं में हो तो 10वीं तो पढ़ा ही है, ठीक है। मान लो, यहाँ पे थी कैपिटल ए, यहाँ पे थी स्मॉल ए, नीचे वाले लोकस पे गए तो यहाँ पे था स्मॉल सी, कैपिटल सी, और नीचे गए तो यहाँ पे था कैपिटल डी, कैपिटल डी, और नीचे गए तो यहाँ पे था कैपिटल ई, स्मॉल ई, लेट्स से स्मॉल ई। और ये जीन्स जो है बड़ी दूर दूर हैं, जीन्स का दूर होना भी ज़रूरी है, पास में होंगी तो फिर एक साथ ही चली जाएंगी। देखो बताता हूँ, अब रिकॉम्बिनेंट नोड्यूल्स आ गए थे, अब देखना ध्यान से, एक मिनट रुको। हाँ, ये देखना, मान लो ये डबल डबल कंटेंट है, इन्होंने डबल कर लिया अपना कंटेंट, मान लो ऐसा, तो सबसे पहले तो ये पास में है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, ऐसे आएंगे और एक एक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म करेंगे, देखो एक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है। हम्म यहाँ पे एक्स लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो गया, एक्स लाइक स्ट्रक्चर, अब यहाँ पे भी हम एक्स लाइक स्ट्रक्चर बनवा देते हैं। ये जेनेटिक कॉम्पोजिशन तो आपने देख लिया ना कि किसके पास कैपिटल है किसके पास स्मॉल है, ये आप याद रखो, है ना। अब हम एक्स चीज़ बनाते हैं, देखो ये ले, ये बनाया मैंने एक्स, हाँ ये लो, एक्स बन गया,
एक्स बना कि नहीं बना? अब इस एक्स के बनते ही क्या हुआ, इस एक्स के बनते ही क्या हुआ, हमें कुछ पता ही नहीं चला कि यहाँ पे क्या कंपोजिशन थी। और जब ये एक्स हटा, जब ये एक्स हटा, एक्स बना, जब ये एक्स हटा तो ये आपस में एक्सचेंज हो गई इनकी जीन्स। इसी को बोलते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉस ओवर हो गया, क्रॉस ओवर हो गया माने पहले ऐसा था, अब क्या हो गया, एक मिनट, पहले ऐसा था अब क्या हो गया, कैपिटल ए की जगह स्मॉल ए आ गया, फिर यहाँ पे कैपिटल ए हो गया, और फिर बाकी सेम है, बाकी सेम है, बाकी जीन्स का क्रॉस ओवर नहीं हुआ अभी, ठीक है ना, बाकी सेम है। अब देखो इससे कॉम्बिनेशंस बढ़ गए, एक मिनट, हाँ, इससे कॉम्बिनेशंस बढ़ गए। पहले इसके पास कैपिटल ए ही था, इसके पास स्मॉल ए ही था, माने पहले अगर मैं इसकी सारी जीन्स को एक साथ लिखूं तो दैट विल बी ए स्मॉल सी कैपिटल डी ई, कैपिटल ई, या जितनी भी जीन्स को मैं स्टडी कर रहा हूँ उनको एक साथ लिखूँ तो ऐसा बनता। और इसका क्या बनता, स्मॉल ए कैपिटल सी कैपिटल डी स्मॉल ई। अब क्या बन रहा है, माने अब ये अलग हो गया, अब ये पेरेंट जैसा नहीं रहा, अब ये पेरेंट जैसा नहीं रहा, देखो, देखो क्या ये पेरेंट जैसा है, नहीं जी। अगर एक भी जीन का वो चेंज हुआ ना पोजीशन, दैट विल बी डिफरेंट अलील, मतलब एक भी अलील अगर डिफरेंट होगी ना तो पूरा पूरा जीनोटाइप चेंज हो जाएगा, इसको बोलते हैं जीनोटाइप, पूरा का पूरा। अगर हमने जेनेटिक स्टडी लिखती है, जेनेटिक कोड लिखते हैं तो जीनोटाइप बोलते हैं उसको, ठीक है। तो जीनोटाइप विल बी चेंज्ड, और ऐसे चीज़ों को बोलते हैं रिकॉम्बिनेंट्स। ऐसे जो बच्चे होंगे बाद में जिनका जीनोटाइप, अब देखो अगर ये नया कॉम्बिनेशन आया, ये किसी न किसी सेल में तो जाएगा, है ना, तो इसको बोलेंगे रिकॉम्बिनेंट सेल, कि जो भी इससे सेल बनेगा ना वो रिकॉम्बिनेंट है, वो पेरेंट की तरह नहीं है, दिस इज नॉट पेरेंट लाइक, दैट इज रिकॉम्बिनेंट, ठीक है। अच्छा ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है क्या आपको, प्रॉपर्ली विजिबल है, लेट मी शो यू दैट एक्स लाइक स्ट्रक्चर, हियर इट इज, एक्स लाइक स्ट्रक्चर। इस एक्स लाइक स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कियाजमेटा, कियाजमेटा। तो अब हम आते हैं दोबारा यहाँ पे, और ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है, इस पूरे का प्रोसेस को हमने क्या बोला है, क्रॉसिंग ओवर, या रिकॉम्बिनेशन ही तो हो रही है, दोबारा दोबारा ऐसे अलग अलग जीन्स में होगा, सबके साथ ऐसा होगा, सी के साथ, डी के साथ, ए के साथ, बी के साथ, किसी किसी के साथ, मतलब जिसके साथ होगा, है ना। ये कोई लक फैक्टर बोल लो, चांसिंग फैक्टर बोल लो, है ना, वट एवर। अब मान लो अगर डी के साथ होगा तो सेम ही आएगा, बी के साथ हुआ तो सेम ही आ गया, तो क्या वो रिकॉम्बिनेशन हुई, नहीं, दैट इज विल नॉट बी रिकॉम्बिनेशन, उसमें क्रॉसिंग ओवर का कोई इफेक्ट नहीं आएगा, क्रॉसिंग ओवर तो हो रही है बट कोई इफेक्ट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी सेम है, ये भी सेम है, ठीक है जी। आगे चलिए, और बाकी इसके बारे में डिटेल में तो आप उस चैप्टर में पढ़ोगे ही, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन में, ठीक है जी। तो क्रॉसिंग ओवर हो रही है, किसके अंदर हो रही है, किसके किसके बीच में हुई। अब क्रोमेटिड के बारे में भी बात कर लेते हैं थोड़ी सी, देखो ये एक क्रोमोसोम, इसके दो क्रोमेटिड, इनको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। बोले तो चार है, अरे चार नहीं है, ये एक है, ये दो है, दो ही है ये, इसके भी दो सिस्टर क्रोमेटिड्स। अब एक क्रोमेटिड इसका यूज हुआ, दूसरा क्रोमेटिड इसका यूज हुआ, तो क्या ये सिस्टर क्रोमेटिड है, नहीं, दे आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। किसकी हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम्स की हैं। तो एक होमोलोगस पेयर की नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं उनमें क्या हो रही है, क्रॉसिंग ओवर हो रही है। यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है सब कुछ, मैंने लिखा है मतलब। अगला, क्रॉसिंग ओवर इज एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल, इट इज मीडिएटेड बाय रिकॉम्बिनेस, ये एक एंजाइम कह लो, है ना। Recombination comprises completes by the end of पैकाइटीन with chromosomes linked at the site of crossing over, माने क्रोमोसोम्स अभी भी ऐसे ही हैं, जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुआ वहाँ पे अभी भी जुड़े हुए हैं। तो डिप्लोटीन स्टेज में, यानी अगली स्टेज में आपको ये एक्स लाइक स्ट्रक्चर पूरी तरह से दिखेगा। अब जो सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स था इसके आसपास, जिसने सेनेप्स बनाया था, वो हट जाएगा, दैट सेनेप्टोनिमल कॉम्प्लेक्स विल बी रिमूव्ड, हट गया, और होमोलोगस क्रोमोसोम्स अब एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, है ना, रिपेल ईच अदर एंड सेपरेट एक्सेप्ट द रीजन ऑफ क्रॉसिंग ओवर, माने क्रॉसिंग ओवर वाला नहीं होगा और वो एक्सचेंज हो जाएगा। अब एक्स शेप स्ट्रक्चर को क्या बोल दिया, कैजमेटा बोल दिया। इन ऊ साइड्स ऑफ सम वर्टिब्रेट्स डिप्लोटीन लास्ट फॉर सेवरल मंथ्स और ईयर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ कुछ वर्टिब्रेट्स, वर्टिब्रेट्स जिनमें वर्टिब्रल कॉलम होता है,
उनमें सॉरी उनमें डिप्लोटीन स्टेज, माने ये वाला स्टेज जिसमें एक्स चीज़ बनी है, ये स्टेज बड़े महीने या सालों तक भी चलता है। इसको बोलते हैं अरेस्ट, डिप्लोटीन अरेस्ट। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में इसका जिक्र आता है, आगे यहाँ पे मैंने दिया भी हुआ है। ह्यूमन फीमेल में डिप्लोटीन स्टेज इज अरेस्टेड फ्रॉम 5th मंथ टू 12th ईयर ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ ओव्यूलेशन। ठीक है ना, तो याद रखेंगे। डायकेनेसिस, नेक्स्ट डायकेनेसिस। अब जो मतलब प्रोफेज का लास्ट है ना, ये तो पूरा का पूरा इसमें सब कुछ हट जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन हट जाएगी, वही ई आर गोल्गी कुछ हट जाएगा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस हट गया, फुली कंडेंस्ड क्रोमोसोम दिख गया, मतलब और बेटरली तो मेटाफेज में दिखेगा। और मियोटिक स्पिंडल वो सब आ गए, है ना, बन गए। क्रियाजमेटा हट गया। ट्रांजिशन टू मेटाफेज, मेटाफेज का ट्रांजिशन होगा। अब हम मेटाफेज में जाएंगे, मेटाफेज वन। तो इसमें बायवैलेंट, अच्छा यहाँ पे देखना, क्योंकि क्रोमोसोम अलग अलग होने हैं। अब क्रोमेटिड को अलग नहीं करना, तो एक क्रोमेटिड को नहीं खींचना है, पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही खींच लेना है। तो एक क्रोमोसोम इस साइड लगाएंगे, एक क्रोमोसोम इस साइड लगाएंगे। देखो ध्यान से देखना, ध्यान से इसको यहाँ पे। ठीक है, मेरे पास क्या था, थोड़ा ये वाला कलर ले लेते हैं। एक पेयर ये वाला था और एक पेयर ये वाला था। ठीक है ना। अब मैंने बोला कि अब तो इनको डिवाइड करना है, तो इनको तो अलग अलग होना पड़ेगा, और साथ में इनमें रिकॉम्बिनेशन हो चुकी है। तो मान लो आफ्टर रिकॉम्बिनेशन जो यहाँ का जीन था वो यहाँ चला गया, या इसको रिकॉम्बिनेशन बनाने के लिए हम थोड़ा और बेटर इसको यूज़ करें तो बेटर रहेगा। वेट, ये एक क्रोमोसोम है, बड़ा अजीब सा बना है। ये दूसरा क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर है। अब जब इनमें रिकॉम्बिनेशन हुआ, इतना इतना पार्ट एक्सचेंज हो गया, बिल्कुल माइनर सा चेंज किया मैंने कलर में, है ना, दिख तो रहा है, थोड़ा बहुत पता तो चल रहा है आपको कि कलर चेंज है। तो ऐसा हो गया, ये रिकॉम्बिनेशन के बाद है, अभी भी है तो ये होमोलोगस पेयर ही, है ना। अब इस पूरे के पूरे पेयर को हम ले गए और इस पूरे पेयर को हमने लेटा दिया इसी पोजीशन में, यहाँ पे एक ऊपर एक नीचे, मैंने दो दो उसमें लेटाया है ऐसा। तो इसमें दो मेटासेंट्रिक प्लेट्स बनेंगी इस प्रकार से, क्योंकि सेंटर ये था, एक सेंटर के ऊपर एक नीचे। अब क्या होगा, स्पिंडल पूरा एक इसको एक स्पिंडल इसको, तो पूरे के पूरे क्रोमोसोम में चले जाएंगे। ठीक है ना, और उन क्रोमोसोम में रिकॉम्बिनेशन हो चुका है, तो ऐसा ही दूसरा पेयर भी होगा कोई रिकॉम्बिनेशन वाला। ये रिकॉम्बिनेशन वाला पार्ट है, मान लो हो गया इनमें भी रिकॉम्बिनेशन, और ऐसा चले गए। अब स्पिंडल सिर्फ अटैच हुए हैं क्योंकि मेटाफेज आया है, ठीक है ना, अभी जाएगा नहीं। और मेटाफेज में वन में स्पिंडल कहाँ अटैच हुआ, पूरे के पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम को ही अलग अलग करने के लिए तुला हुआ है ना। मेमोरी क्या हो गया, नेक्स्ट एनाफेज वन। एनाफेज वन, अब वही पूरे के पूरे होमोलोगस क्रोमोसोम ही अलग अलग हो जाएंगे। और फिर से अब चार बाजुएं हैं, चार आर्म्स हैं ना इनकी, तो वो चारों की चारों पीछे हमें दिख रही हैं। सेंट्रोमेयर डू नॉट डिवाइड एंड सिस्टर क्रोमेटिड्स रीमेन टुगेदर। सेंट्रोमेयर क्या होता है, ये वाला पार्ट, दिस कॉल्ड सेंट्रोमेयर। क्या सेंट्रोमेयर अलग अलग हुआ, नहीं हुआ, क्योंकि पूरा का पूरा क्रोमोसोम ही चला गया ना। अगर तो क्रोमेटिड अलग अलग होते तो सेंट्रोमेयर अलग होता, राइट। आई थिंक सो दिस इज क्लियर। नेक्स्ट, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट होंगे, क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हो रहे, होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो रहे हैं और अलग अलग पोल की तरफ चले गए स्पिंडल के पास। दिस इज कॉल्ड डिसजंक्शन ऑफ क्रोमोसोम्स। टीलोफेज वन, अब टीलोफेज वन कैसा होगा, जैसे टीलोफेज नॉर्मल वाला था, है ना, न्यूक्लियोलस मेम्ब्रेन सब वापस आ जाएगा, क्रोमोसोम जो है अनकॉइल हो जाएंगे, अनटेंगल हो जाएंगे, साइटोकिनेसिस हो जाएगी, जिससे डायाड ऑफ सेल बनेगा। डायाड ऑफ सेल्स, डायाड माने दो सेल्स बन जाएंगे।
स्टेज बिटवीन टू मियोटिक डिवीजन इंटरकाइनेसिस। अच्छा, अब इसमें इसमें दो मियोटिक डिविजन्स के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इंटरकाइनेसिस। अब वो शॉर्ट लिव्ड है इंटरकाइनेसिस, बिकॉज आपको M1 के बाद M2 में जाना है, तो जो इंटरकाइनेसिस यहाँ पे आएगी ना बड़ी छोटी है, और उसमें भी रेप्लिकेशन तो डीएनए का होगा ही नहीं, क्योंकि पहले पढ़ चुके हैं रेप्लिकेशन एक ही बार होगा, ठीक है ना। और मियोसिस 2 तो पूरी की पूरी माइटोसिस ही है। देखो प्रोफेज 2 सारे पॉइंट्स वही होंगे जो माइटोसिस में थे। इमीडिएटली आफ्टर साइटोकाइनेसिस, ये तो एक नया पॉइंट है ना, बिकॉज साइटोकाइनेसिस के बिल्कुल बाद यही स्टार्ट हो जाएगा। वही इंटरकाइनेसिस, मतलब जो इंटरकाइनेसिस फेज है वो बड़ा छोटा है, यूजुअली बिफोर फुली इलोंगेशन ऑफ क्रोमोसोम्स। अभी क्रोमोसोम्स पूरी तरह से इलोंगेट भी नहीं हुए होते। रिसेंबल्स प्रोफेज ऑफ माइटोसिस, वही माइटोसिस की तरह है। क्रोमोसोम पूरी तरह से पहले अभी तो खुले ही नहीं पूरे, तो अब कॉम्पैक्ट होना भी शुरू हो गए देखो। फिर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फिर से हट गई, अब मेटाफेज 2 आया, उसमें फिर से अलाइन हुए। अब कैसे अलाइन होंगे, अब अलाइनमेंट देखना ध्यान से। कॉपी करके इसको हमने यहाँ पे कर लिया पेस्ट, लो। ये लीजिए, ये था सेल, यहाँ पे स्पिंडल है, ठीक है। अब क्रोमोसोम अलग अलग हुए किसमें, मियोसिस 1 में। ये लीजिए, ऐसे एक सेल में, ऐसे ही दूसरे सेल में। अब क्या होगा, अब क्या होगा, मियोसिस 2 जो कि बिल्कुल माइटोसिस की तरह थी, तो उसमें ये जो क्रोमोसोम्स हैं ये कैसे अरेंज होंगे, ये ऐसे ही अरेंज होंगे सेंटर में एक ही लाइन में। वन सिंगल मेटासेंट्रिक प्लेट बनेगी इस बार, ठीक है। क्यों एक ही क्यों बन रही है, क्योंकि ये स्पिंडल इसको यहाँ से अटैच होगा, ये स्पिंडल इसी को यहाँ से अटैच होगा, माने एक ही क्रोमोसोम को अब अटैच होने हैं स्पिंडल दोनों साइड से, है ना। ऐसे 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 ऐसे, ठीक है ना, सारे क्रोमोसोम्स को दोनों साइड से अटैच होगा अब स्पिंडल। क्यों, क्योंकि अब क्रोमेटिड टूटना है, तो नाउ द सेंट्रोमेयर विल ब्रेक। और अब क्योंकि सेंट्रोमेयर ब्रेक होगा तो क्या होगा, ये ऐसे क्रोमोसोम हैं, ऐसे टूट गया बीच से। और टूटने के बाद ओए ये क्या हो गया, आधा गया इसके अंदर, चल जा, हम इसी को यहाँ पे ले आते हैं, है ना। और जो आधा बचा है वो जाएगा दूसरे के अंदर, है ना। दो सेल बनेंगे ना इससे, माइटोसिस 2 मियोसिस 2 के में, तो एक ये दूसरा, ऐसे ही ब्लू वाला भी आधा इसके अंदर आधा इसके अंदर, माने बिल्कुल माइटोसिस की तरह होगा, जैसे उसमें आधा आधा क्रोमोसोम बढ़ता था, एक क्रोमोसोम आधे में बढ़ता था ना, वैसा। ये लो सेम, वो स्पिंडल में कैनेटोकोर अटैच होंगे, और फेज 2 में सेंट्रोमेयर फिर से स्प्लिट होंगे, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाएंगे, अलग अलग पोल पर जाएंगे माइक्रोट्यूबुल्स की मदद से, स्पिंडल की मदद से। टीलोफेज 2 में टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स इनक्लोज बाय न्यूक्लियर, इस बार टेट्राड ऑफ सेल मिल रहा है। टेट्राड वाले 4 सेल मिलेंगे, कैसे, ये दो सेल किससे मिले, इससे मिले, तो इससे भी तो दो सेल मिलेंगे, तो कितने हो गए टोटल, टेट्राड बना कि नहीं बना, बन गया। नेक्स्ट सिग्निफिकेंस ऑफ मियोसिस, देखो कॉन्स्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर सेम रह रहा है, कैसे, ये तो आधा हो गया, आधा तो हुआ बट आफ्टर रिप्रोडक्शन, उसमें भी आफ्टर फर्टिलाइजेशन वेरिएशन बाय क्रॉसिंग ओवर हुई, उससे रिकॉम्बिनेंट्स बढ़ रहे थे, रिकॉम्बिनेंट्स बढ़ रहे थे। तो जो भी हैं, जो यहाँ पे देख रहे हैं, उनको याद रखना है कि क्रॉसिंग ओवर होने से
रिकॉम्बिनेंट्स बढ़ते हैं और वेरिएशन भी बढ़ती है ना। और इसको गैमेटोजेनेसिस में तो यूज़ कर ही रहे हैं। अच्छा, अगर रिकॉम्बिनेंट बढ़ रहे हैं तो अब ऑफस्प्रिंग में पेरेंट टाइप बड़ा कम दिखेगा, ऐसा भी लिख सकते हो, दैट इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दैट। सो विद दिस हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर इज़ नाउ कंप्लीटेड। ऑलराइट, तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि अगर मेरे पास हो इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो मैं उसे कर सकूँ। यहाँ चलो, मेरे को लग तो नहीं रहा है। चैप्टर का नाम क्या है भाई? सेल साइकिल। आई डोंट फील सो दैट कोई ऐसा मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का होगा फाइल। नहीं, चलिए कोई बात नहीं। सो अ वेरी 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 वार्म थैंक्स टू यू ऑल। मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।